नमस्कार साथियों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पिछले 3 दिनों से लगातार वीडियो नहीं जाने का मेन वजह है क्योंकि थोड़ा सा जैसे सर्दी खांसी की वजह से आवाज सही से नहीं दे पा रहा था। इसी कारण मैं आपका यहाँ पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाया फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में अभी भी थोड़ा थोड़ा खराश है गले में। कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, आपका मात्र 2 चैप्टर बचा हुआ है, हम जल्द समाप्त करेंगे और उसके जस्ट बाद आपका ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसको स्टार्ट करेंगे और जल्दी जल्दी सब चीज खत्म करेंगे। देखिए, इस पाठ का नाम है त्रयोदशा पाठ, अर्थात 13वां पाठ में हम लोग आ गए हैं, जिस पाठ का नाम है विश्व शांति। और बता दें आपको, यदि आप क्लास 10th में है और संस्कृत की तैयारी चाहते हैं पूरी, एक तरह से बोले तो 100%, यानी आप संस्कृत में 90+ मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड आने वाला 2024 के एग्जाम में। और याद रखिएगा कि संस्कृत अकेले, यानी संस्कृत जो है अपने आप में 100 मार्क्स एक तरह से देखा जाए तो रखता है। और इस 100 मार्क्स में आप अच्छा मार्क्स गेन कीजिएगा तभी आप बिहार में टॉप लिस्ट में आ सकते हैं। तो मैं यहाँ तक बतला देना चाहता हूँ कि यदि आप पूरे चैप्टर को अपना करना चाहते हैं भाई, तो प्लीज हमारे द्वारा जो भी वीडियो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है आप उसको देख लीजिए। देखने के बाद 1% भी प्रॉब्लम होगा समझने में, तब आप यहाँ पे ब्लेम कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। यदि ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, जस्ट इसके बाद मैं ग्रामर जल्दी जल्दी क्लियर करूंगा और एक एक चीज क्लियर करूंगा। उसके जस्ट बाद हिंदी स्टार्ट करूंगा। मतलब जितने जो 100 मार्क्स है उसको इतना अच्छा से कवर करूंगा कि आप भी सोचेंगे कि हाँ, कोई यहाँ पे यूट्यूब पे पढ़ाया था फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी मुफ्त की शिक्षा, मुफ्त की रेवड़ी वाला जो सिस्टम चला, जान ही रहे होंगे हिंदी। और इसके जस्ट बाद आपको एज अ क्रैश कोर्स आप यदि पढ़े होंगे मैथमेटिक्स, तो वहां पे हम यहाँ पे पढ़ाने का प्रयास करेंगे। प्रयास क्या, पूरा चलेगा शुरू से अंत तक, यानी A to Z। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये जो त्रयोदशा पाठ है, 13वां पाठ, जिस पाठ का नाम है विश्व शांति, पाठ के नाम से ही ऐसा प्रतीत होता है कि हम सभी को इस पाठ में शांति का संदेश दिया गया है। शांति का संदेश कहने का मतलब है कि पूरी दुनिया में, विश्व कहने का मतलब है पूरी दुनिया में, हम सभी को एक अच्छा सा संदेश है कि कभी भी आपस में वैर भाव नहीं रखना है। हम सभी को आपस में मिलजुल कर और शांति पूर्वक विकास करना है, ऐसा इस चैप्टर के नाम से प्रतीत हो रहा है। तो देखिए, हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस पाठ के परिचय, यानी ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हर एक चैप्टर का देते हैं, उसी तरह से इसका भी इंट्रोडक्शन हम हिंदी में आपको दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, क्या लिखा गया है, प्रस्तुत पाठ, मतलब जो यहाँ पे पाठ प्रस्तुत किया गया, यानी लिखा गया, जो हम यहाँ पे अभी दिखला रहे हैं, ये जो विश्व शांति है, तो प्रस्तुत पाठ विश्व शांति में, यानी इस पाठ में क्या है, यह संदेश दिया गया है। इसका मतलब इस चैप्टर में, इस पाठ में, इस लेसन में यह मैसेज दिया गया है, यह संदेश हम लोगों को देने का काम किया गया है। कौन सा संदेश? कि संदेश क्या है, शांति से ही विश्व का कल्याण संभव है। हम सभी को यह मैसेज दिया गया कि जब हम सब कोई शांति पूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और शांति पूर्वक रहेंगे, उसी से हम सभी का, यानी विश्व कहने का मतलब हम सभी का कल्याण होगा। कल्याण मतलब एक तरह से विकास होगा, भला होगा, ये बात कहा गया। इसी उद्देश्य से आज शांति की आग में जल रहे संसार के समाधान के विषय में इस पाठ में विचार किया गया है। तो इस चैप्टर में, इस लेसन में, इसी उद्देश्य से, मतलब मेन पर्पस, मेन मकसद यही है कि ये जो पूरी दुनिया है ये अशांति की आग में, अशांति कहने का मतलब है चारों तरफ एक तरह से कलह है, जलन है, होड़ लगा हुआ है, एक दूसरे को दबोच कर और खुद को आगे बढ़ाने में। अभी आप इजराइल और हमास के बारे में सुन रहे होंगे, तो ऐसी ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको आए दिन, मतलब कि अधुना संप्रति, यानी डे टू डे लाइफ में देखने को मिल सकता है, मिल जाएगा। बहुत ऐसे आप रूस यूक्रेन को देख लीजिए। तो इस तरह से पूरी दुनिया अशांति में एक तरह से जल रही है, अशांति की आग में जल रही है। तो इस अशांति की आग में जल रहे संसार को किस तरह से शांति की ओर ले जाया जाए, यानी एक तरह से उसका समाधान
कैसे किया जाए, इसी विषय में यानी इसी चीज के बारे में इस चैप्टर में, इस पाठ में विचार किया गया है, यानी बात बतलाया गया है, संदेश दिया गया है कि ये दुनिया जो अशांति की आग में जल रही है उसको किस तरह से ऐसा मैसेज दिया जाएगा जिससे उसको कुछ समझ में आएगा। लेकिन भाई ये स्टूडेंट से ही पॉसिबल होगा, क्योंकि हम आप स्टूडेंट हैं और हम आप किसी दूसरे को समझाएंगे, कोई पदाधिकारी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, और उसी से तो देश संचालित होता है। नेता तो केवल ऐसे ऐलान करता है, लेकिन मेन उसके पीछे जो होता है वो तो पदाधिकारी होता है, ऑफिसर्स लोग बैठे होते हैं, वही कुछ ना कुछ संदेश देते हैं। साइंटिस्ट लोग रहते हैं जो कि सभी पढ़े लिखे लोग हैं। तो जब इन तक मैसेज जाएगा ऐसे चीजों का, ऐसी बातों का, वही तो समझ सकेंगे, वही तो समझाएंगे अपने लीडर्स को। तो यही इस पाठ में हम सभी को संदेश दिया गया है। और याद रखिएगा, शांति की कल्पना इस दुनिया में, इस संसार में भारत के सिवा और कोई देश करने के योग्य नहीं है, मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि कोई को वो ऐसी शिक्षा ही नहीं दी गई है जो शांति से अभिभूत होकर अपने देश का कल्याण करे। आगे देखिए, अभी सारा विश्व अनेक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त होने के कारण अस्त व्यस्त है। अभी तो बोल ही रहे हैं कि पूरा जो संसार है, दुनिया है, विश्व है, ये पूरा क्या है, मतलब एक तरह से देखा जाए कोई ना कोई समस्या से, कोई ना कोई प्रॉब्लम है उसको जो घेरे हुए है, जिसके कारण वो मतलब एक तरह से देखा जाए तो स्थिर नहीं है, शांत नहीं है। स्थिर कहने का मतलब ये नहीं कि जैसे हम रुक गए, हमारा विकास रुक गया, गलत। स्थिर कहने का मतलब कि हम किसी दूसरे देश की बुराई सोचे बिना उस देश को भला भी करे और अपना भी विकास करे, यानी एक तरह से दूसरे की भला चाहते हुए खुद की भलाई करना और आगे की ओर बढ़ना, यही स्थिर विकास है। ये नहीं समझना कि स्थिर कहने का मतलब कि ठप हो गया, ऐसी बात नहीं है। आगे देखिए, देश के अंदर तथा देश के बाहर भी अशांति का वातावरण है। आए दिन हम लोग देखेंगे, हम लोग के जो भी अपना भारत देश है, तो भारत देश में जो पूर्वी भारत आप देख रहे होंगे, आए दिन मैसेज सुन रहे होंगे, इधर मणिपुर में, मणिपुर से कितना देखिए न्यूज, मतलब कि एक तरह से शर्मिंदगी भरी आ रही थी, मतलब अपने ही देश में इस तरह की बातें हो रही थी जो मतलब ऐसा लग रहा था मानो विभाजन के कगार पे पहुंचा दिया जाएगा। आए दिन होते रहता है। नक्सलाइट मतलब समझिए तो एरिया में उधर नक्सलाइट एरिया बना दिया गया है। जितने जो नक्सली लोग हैं, उग्रवादी लोग हैं, अपने देश की बुरा मतलब एक तरह से देखा जाए तो सोचते हैं। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, देखिए कितने मतलब अपने देश के ही लोग अपने देश की बुराई चाहते हैं, देश की बंटवारा करने लायक जो ऐसी समस्या है जिसको सामने लाने का प्रयास करते हैं। आप खालिस्तान वाला मुद्दा सुन रहे होंगे पंजाब में। ये सब क्या है, अपने देश के अंदर अंतःकलह है जो कि अपने आप में एक तरह से बंटवारा का दृश्य एक तरह से देखा जाए तो तैयार करता है, नजारा बनाता है कि हाँ हम लोग इस देश से छुटकारा पाने वाले हैं। तो ये सब कला है, आंतरिक कला और बाह्य कला में तो आप जान ही रहेंगे। मान लीजिए पाकिस्तान हम लोग पे अभद्र बातों का प्रयोग करते रहता है, चाइना का हरकत आप देखते ही रहते हैं। तो यही सब क्या है, ये बाह्य एक तरह से बोला जाए तो समस्या और आंतरिक समस्या तो आप समझ ही रहे होंगे। तो इस तरह से देखिए वही बात है, यहाँ पे देश के अंदर तथा देश के बाहर भी अशांति का वातावरण है, ये तो समझ ही रहे होंगे। इसलिए सभी लोग चिंतित है, तो सब लोग चिंतित होंगे भी। मान लीजिए देश के अंदर और देश के बाहर जब अशांति होगी, कोई चैन से जीवन यापन नहीं कर पाएगा। मेन उद्देश्य हम सभी का क्या है, हम सभी एक तरह से देखें तो शांति से रहे, शांति से जीवन यापन करें और सभी का विकास हो, हम सभी खुशी जीवन जिए। लेकिन जब अशांति होगी तो कोई खुशी जीवन थोड़े जिएगा। एक के अशांत होने से उसका पूरा परिवार अशांत हो जाता है। आप ही समझ रहे होंगे कि जब आपके फैमिली में किसी एक का अगर जो तबीयत मतलब खराब हो जाता होगा, यानी उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता होगा, तो उसके स्वास्थ्य के कारण अन्य लोगों का भी रूल बिगड़ जाता है, नियम बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अन्य लोगों को उसका तनाव होने लगता है उसके बारे में, उसके स्वास्थ्य के बारे में। तो इस तरह से एक अगर जो एक तरह से देखा जाए देश में अंतःकलह एक स्थान पे होता है तो उसका प्रभाव देश में पूरी तरह से पड़ जाता है और देश के बाहर भी अन्य देश पे भी उसका असर पड़ता है और बहुत देश उसका फायदा उठाकर अटैक भी करता है। तो ये सब बातें हैं। इससे क्या होता है, इसीलिए सभी लोग चिंतित है, क्योंकि किसी भी देश के समुचित विकास के लिए शांत वातावरण का होना आवश्यक है। और साथ ही साथ मान लीजिए
कि जब देश में शांति नहीं होगी तो देश का विकास नहीं होगा, तो शांति से ही देश का समुचित विकास होगा। यानी एक तरह से देखा जाए तो सही रूप से विकास पाने के लिए देश में शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। आगे देखा जाए, आज तक वही देश या समाज पूर्ण विकास कर पाया है जहां शांति के अनुकूल वातावरण रहा है। भाई बात सही है। यदि हमारा जो प्राचीन भारत को देखा जाए तो प्राचीन भारत इतना एक तरह से देखा जाए तो समृद्धशाली था। क्यों था? क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में जितने जो लोग थे वे क्या किस पे विश्वास करते थे? शांति पे, अहिंसा परमो धर्म। अशोक भी एक समय के बाद क्या बन गया था? अहिंसा का पुजारी बन गया था। तो इस तरह से मतलब देखा जाए तो इसी के कारण भारत बहुत आगे भी रहा, समृद्धशाली भी रहा और दुनिया के अन्य देशों के लोगों के लिए एक तरह से आक्रमण का क्या रहा? आकर्षण का केंद्र बन गया, आक्रमण नहीं। और उसी के कारण आक्रमण भी हुआ। यहाँ का जो वैभव था, धन था, संपदा था, उपजाऊ मिट्टी थी, बहुत चीजों के कारण जो अपना भारत देश है अन्य लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना। आगे देखिए, आज तक वही देश ये तो हो गया जहां शांति के अनुकूल हुआ। लेखक की सलाह है कि शांति की स्थापना के लिए सभी सम्यक प्रयास करें। यहाँ पे लेखक का यह प्रयास रहा है कि शांति कैसे स्थापित हो, इसके लिए जितना जो सार्थक प्रयास है, सार्थक मतलब सही प्रयास है, वो जल्द से जल्द नहीं, जरूर से जरूर करने का इसमें प्रयास किया गया इस चैप्टर में। तो अब नेक्स्ट बात देखते हैं। पाठ का परिचय हो गया, अब आगे हम लोग कंप्लीट पाठ को देखते हैं। सो फ्रेंड्स देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, पाठ के सारांश में हम लोग आते हैं। पाठ का सारांश क्या है सो समझिएगा। यहाँ पे सो नॉर्मल है, सिंपल है, इजी वे में इसको हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे लिखा गया है प्रस्तुत पाठ विश्व शांति में। मतलब यहाँ पे जो पाठ दिया गया है, जिस चैप्टर का नाम है विश्व शांति, इस विश्व शांति में विश्व शांति की आवश्यकता पर बल दिया गया है। मतलब यहाँ पे आजकल जो संसार के सभी देशों में अशांति के बीज एक तरह से जन्म ले रहे हैं, उस अशांति के बीज को किस तरह से समाप्त किया जाएगा, तो उसका सबसे प्रमुख समाधान का विषय शांति है। जस्ट उसका अपोजिट। तो उस शांति की एक तरह से देखा जाए तो क्या आवश्यकता है, इसी बारे में, इसी पे विचार किया गया इस चैप्टर में मुख्य रूप से। आगे देखा जाए, वर्तमान समय में प्रायः विश्व के सभी देशों में अशांति का वातावरण है। यदि देखा जाए मेरे दोस्त, तो संसार में जितने जो देश हैं, जितने कंट्री है, उन सभी कंट्री में, उन सभी देशों में अभी किस चीज का माहौल है, एनवायरनमेंट बना हुआ है? तो अशांति का। अशांति मतलब होता है जलन, कलह, एक दूसरे की प्रगति को देखकर उसके प्रगति को एक तरह से ऐसी मतलब कि बाधा के अंदर डाल देना कि खुद का प्रगति भी पॉसिबल ना हो और साथ ही साथ उसका भी प्रगति भी ना हो। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देखा जाए तो वही अशांति का वातावरण है पूरी दुनिया में। बहुत कम जगह शांतिपूर्ण वातावरण है, नहीं तो कहीं आंतरिक समस्या के कारण स्थिति भयावह है, तो कहीं शत्रु देश अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया में बहुत ही ऐसा क्षेत्र है जिसमें मतलब केवल आप देखना चाहिएगा तो केवल अशांति 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 फैली हुई है। बहुत कम ऐसे देश मिलेंगे, जैसे अभी देखा जाए तो अपने यहाँ भूटान देख लीजिए, जो भारत का पड़ोसी देश है, वो अधिकतर ये सभी मामलों से दूर रहता है। यानी अन्य देश की जलन को देखकर, विकास को देखकर उसको कोई मतलब नहीं, उसको खुद का विकास करना है और साथ ही साथ उस पर दूसरा देश अटैक नहीं करता है, क्योंकि वो अपना एक तरह से देखा जाए सुरक्षा का जिम्मा भारत के ऊपर सौंप दिया है। वो पूरी तरह से निश्चिंत है, यानी अच्छे से अपना विकास कर रहा है। और आज देखिएगा तो भूटान बहुत ही खुश देश में मतलब कि गिना जाता है। तो भाई यदि आप विकास चाहते हैं तो सभी जगह आपको शांतिपूर्ण वातावरण तो बनाना बहुत जरूरी होगा। नहीं जब तक शांतिपूर्ण वातावरण आप स्थापित कीजिएगा, आपके देश का विकास पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बहुत ऐसे देश है जो अपने ही देश के आंतरिक समस्या, अभी मैंने आपको बोला भारत अपना देश है, पंजाब ले लीजिए, देखिए पंजाब में खालिस्तानी लोग कितना मतलब एक तरह से उग्र
विचार अपना रहे हैं, अपने देश में ही बंटवारा का माहौल जैसा ला देते हैं। आप छत्तीसगढ़ में चले जाइए, उधर देखिए उग्रवादी लोग ऐसा मतलब अपने जो देश के जवान होते हैं जो सीमा की रक्षा कर रहे हैं, और साथ ही साथ एक तरह से देखा जाए जो पुलिस बल है, प्रशासन है, उनकी ही एक तरह से मतलब पूरी तरह से क्षति पहुंचाते हैं। और पूर्वोत्तर भारत में देख लीजिए मणिपुर, ये सब जो इलाका है उधर अपने देश में ही एक तरह से कला फैला रहे हैं लोग। तो ये सब क्या है? ये सब आंतरिक कला है, यानी देश के अंदर की कला है। तो ये भी एक समस्या है, बहुत गंभीर समस्या है। और साथ ही साथ शत्रु देश, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल दे तो चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, जो कि हमेशा भारत के विकास में, यानी जब भारत अपना विकास कर रहा है तो हमेशा इसके पांव को इस तरह से पकड़ लेता है कि आगे ना बढ़े, यानी हमेशा बाधा डालते रहता है। तो ये सब एग्जाम्पल आपके नजरों के सामने देखने को मिल रहा है। यानी ऐसे जो देश हैं शत्रु देश, तो हमें क्या करते हैं? अशांति फैलाने का काम करते हैं। अशांति कहने का मतलब है कि हमेशा कलह, ये है। आगे देखिए, कहीं शीत युद्ध चल रहा है। अब आप ही देखो, शीत युद्ध का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कि दो देश इस विश्व के पटल पर, विश्व नक्शे पर उभर रहा है शक्तिशाली देश के रूप में। जैसे आप देखिएगा तो कुछ समय पहले अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और रसिया, दोनों देश उभर रहा था एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में। तो दोनों देश आपस में युद्ध न करके, कोल्ड वार का मतलब होता है, या छद्म युद्ध बोल सकते हैं, शीत युद्ध, वह दूसरे के माध्यम से अटैक करवाता है। तो यही शीत युद्ध है, यही छद्म युद्ध है। आगे देखिए, कोल्ड वार तो ऐसे चल रहा था, लेकिन अब कोल्ड वार बंद हो गया। लेकिन अभी की स्थिति में चाइना और अमेरिका के बीच कोल्ड वार की स्थिति जारी है। आगे देखा जाए फ्रेंड्स, तो इस प्रकार सारा संसार अशांत है। आप देखो कि मतलब जब युद्ध चारों तरफ होगा, आंतरिक समस्याएं होंगी, शत्रु देश हम पे अटैक करेगा, तो इससे माहौल क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अशांत कहने का मतलब चारों तरफ कलह की स्थिति आ जाएगी। आगे देखिए, विश्व में विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण से मानवता के नाश की आशंका बनी हुई है। भाई अब युद्ध होगा, तो आजकल तो वो प्राचीन भारत वाला समय रहा नहीं। आजकल जितने जो दुनिया के देश है, सभी देश परमाणु हथियार से लैस है। उनके पास तरह तरह के बम है। अभी आप इजराइल और हमास के बारे में युद्ध हो रहा है, सुन रहे होंगे। फास्फोरस बम, इतना घातक बम है। फास्फोरस बम जानते हैं क्या होता है? वह बम जो छोड़ दिया जाए हवा में, तो आदमी एक तरह से जो हवा में जितने ऑक्सीजन होते हैं वो सब सोख लेगा। मानव के अंदर से भी ऑक्सीजन सोख लेगा। जब हमारे शरीर से ऑक्सीजन सोख लेगा तो जितना लीवर, किडनी, फेफड़ा सब सड़ गल जाएगा, मर जाएंगे हम लोग। ऐसा बम होता है। तो बहुत खतरनाक अस्त्र शस्त्र का निर्माण हो गया है। तो इससे दुनिया एक तरह से मतलब समाप्ति के कगार पे, यानी पृथ्वी जो है सो अंतिम स्थिति में पहुंच रहा है। और इससे हम लोग देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा था। भाई जलवायु परिवर्तन ये तो होगा ही, फिक्स है। तो ये सब किसके कारण होता है? अशांति के कारण। मेन वजह अशांति। अशांति मतलब होता है चारों तरफ कलह की स्थिति। आगे देखिए, अशांति के कारणों पर विचार करना आवश्यक है। अब मान लीजिए कि अशांति फैलता क्यों है, इसका मेन वजह क्या है, सबसे पहले इसको जानेंगे तब तो इसका समाधान करेंगे। मान लीजिए कि आपके शरीर में कौन सा रोग है, पहले रोग को जानिएगा तब तो उसके अनुसार उसकी दवा खाइएगा। अब रोग ही नहीं पता है तो दवा कैसे खाइएगा? तो अशांति क्यों फैलता है, ये जो वायलेंस है, वायलेंस मतलब हिंसा, अशांति, ये क्यों फैलता है, इसके कारण को, रीजन को, तह को समझना सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, कारण का पता लगाकर उसके निवारण का उपाय किया जाना चाहिए। जब तक आप कारण का पता नहीं लगाइएगा तो उसके निवारण के लिए क्या उपाय सुझाइएगा? सबसे पहले कारण ढूंढना होगा, तब उसको समाधान कैसे किया जाएगा, उस समस्या को, इसका उपाय किया जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि अशांति के मुख्य कारण द्वेष एवं असहनशीलता है। देखिए फ्रेंड्स, अशांति मतलब होता है एक तरह से कलह। तो इसका मेन वजह क्या है? तो मेन वजह है आपको द्वेष मतलब जलन। जैसे मान लीजिए कि अपने समाज में ही एक कोई विकास करता है तो दूसरा देखकर उसको जलता है, तो द्वेष हुआ।
और साथ ही साथ जब जलेगा तो उसपे कोई ना कोई ऐसी बाधा डालेगा कि उसके बाधा में विकास में मतलब एक तरह से रोड़ा जम जाए और उसका विकास अवरुद्ध हो जाए, यानी वो भी हमारे तरह एक तरह से देखा जाए तो लाचार स्थिति में आ जाए, खुद अपने आप को तो और लाचार बना रहा है और साथ ही साथ जो विकास कर रहा है उसको भी वह विनाश की ओर ले जाने का काम कर रहा है। तो ये द्वेष होता है। और असहनशीलता का मतलब होता है, मान लीजिए कि आपको कोई बात बोला और मतलब कोई मान लीजिए गुस्सा वाला बात बोला और आप यदि उस गुस्सा को सह गए कुछ समय के लिए तो बात आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही उसके प्रतिक्रिया में आप बोलने लगे तो फिक्स है कि वो बात और बढ़ेगा घटेगा नहीं। तो जब असहनशीलता अगर जो लोगों में हो जाएगी, चाहे देश में हो जाएगा, यानी मान लीजिए कि भारत है तो भारत पे चाइना अटैक किया और चाइना लगातार परमाणु बम हथियार मतलब परमाणु हथियार गिराने लगे तो फिर वो भी गिराना चालू कर देगा तो दोनों देशों की क्षति होगी। मान लीजिए अटैक किया, ये अपना जो मुद्दा है विश्व के जितने जो संगठन है वहां पे ले जाए और उस पर एक तरह से देखा जाए तो पूर्ण रूप से वहां पे मतलब कि चेतावनी का प्रयास करे तो हो सकता है कि संभल जाए, आना तो फिर तो उसके बाद जब हद पार करेगा तब तो होगा ही। जैसे अभी रसिया यूक्रेन में आप देख रहे होंगे, सालों से 1.5 साल से चलते आ रहा है, अभी तक शांत लेने का नाम नहीं ले रहा और इससे देश में चारों तरफ अस्त व्यस्त एक तरह से देखा जाए स्थिति बनी हुई है। देश में देखा जाए अनाज का मतलब कि जो भी पहले वितरण होता था, निर्यात होता था रसिया से यूक्रेन से, वो सब नहीं है, ठप है। तो इससे देश के आर्थिक विनाश का मतलब एक तरह से दृश्य सामने नजर आने लगता है। तो ये सब मतलब कि अशांति एवं असहनशीलता, द्वेष, ये सब के कारण उत्पन्न होते हैं। आगे देखा जाए, एक देश दूसरे देश की उन्नति देखकर ईर्ष्या की आग में जलने लगते हैं तथा उसके विकास मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास करने लगते हैं। अभी तो इसका प्रत्यक्ष एग्जाम्पल आप लोग देख रहे होंगे कि भारत अपना विकास कर रहा है तो चाइना इस विकास को देखकर क्या कर रहा है, मतलब रोड़ा अटकाने का काम कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश में देखिएगा जो तवांग वैली थी, तवांग घाटी थी, वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे वो एक तरह से ऐसा मतलब कि गलत हरकत कर रहा था जो हमारे सेना से उसकी एक बार झड़प भी हुई थी जिसमें 1 2 3 सेना उसके भी मारे गए थे, हमारे तरफ से भी सेना की क्षति हुई थी। तो फ्रेंड्स ये सब आए दिन जो भी घटनाएं हैं छोटी मोटी ये सब देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, हमारे देश की तरक्की में रोड़ा एक तरह से पैदा करे कौन, तो चाइना। क्यों? क्योंकि हमारा देश विकास कर रहा है तो उसको उससे जलन हो रहा है, तो इसी से तो अशांति फैलती है। आगे देखिए, आगे इसी में मतलब लिखा गया है तथा उसके विकास मार्ग में रोड़ा अटकाने का प्रयास करने लगता है। ईर्ष्या से अशांति पैदा होती है। आप तो जान ही रहे कि जब हम लोग ईर्ष्या करेंगे, जलन करेंगे तो उससे देश में अशांति फैलेगी, शांत नहीं रहेगा, फलता दुश्मनी का भाव जन्म लेता है। और जब अशांति होगी ईर्ष्या से तो एक दूसरे में दुश्मनी होगा, दुश्मनी बढ़ेगी, हम आपके दुश्मन हो जाएंगे, आप हमारे दुश्मन हो जाएंगे, हम आप पे कभी अटैक कर देंगे, आप हम पे हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं, जिसमें दोनों का क्षति होगा, नाश होगा, मानव जाति का विनाश हो जाएगा। तो हम लोगों का मेन उद्देश्य है मानव का कल्याण करना, तो कल्याण के बजाय हम लोग मानव का विनाश करने पे तुले हुए हैं। तो ये सब क्या है, समस्याएं हैं। आगे देखिए, स्वार्थी व्यक्ति अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए धार्मिक, सामाजिक तथा भाषाई भेदभाव का बीज बो देते हैं। अच्छा भाई, आज अपने ही देश में देखिए तो भाषा के आधार पर, किस चीज के आधार पर, भाषा के आधार पर, आप अभी दक्षिण भारत को देखिए, उत्तर भारत को देखिए, तो हमेशा भारत में भाषा के आधार पर दक्षिण भारत के साथ उत्तर भारत की जो छोटी मोटी एक तरह से देखा जाए तो विचार वाली प्रतिक्रिया होती रहती है। दक्षिण भारत वाले लोग को ऐसा लगता है कि हम लोगों की अनदेखी की जा रही है, कि हम लोगों की जनसंख्या कम है और उत्तर भारत की जनसंख्या ज्यादा है, तो हमारे ऊपर एक तरह से ऐसा आरोप लगाते हैं कि तुम भी हिंदी भाषा को अपना लो और हमारा तो मेन भाषा है तमिल, तेलुगु, तो हम अपनी जो मूल भाषा उसका मतलब एक तरह से कैसे छोड़े, उसकी जो अस्तित्व है उसको कैसे खतरे में डाले। तो ये सब विवाद का कारण बन जाता है, जिससे क्या होती है, अशांति फैलती है। आगे देखा जाए, और धार्मिक, सामाजिक, हिंदू मुस्लिम में हम लोग क्या करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात फैलाकर आपस में युद्ध करने पे तुल जाते हैं, यानी युद्ध करने पे तैयार हो जाते हैं।
आप कुछ ही समय पहले देखे होंगे दिल्ली में बहुत ऐसा जगह था जहाँ पे मुस्लिम परिवारों को वहां से उनके घरों से हटाया जा रहा था, उनके घरों पे बुलडोजर चलाया जा रहा था। तो ये सब भी थोड़ी थोड़ी समस्याएं हैं, लेकिन हाँ मुस्लिम परिवार भी कम नहीं है। वो भी एक तरह से देखा जाए तो छद्म वेश बनाकर, छद्म वेश धारण करके हिंदू परिवारों की घरों में एक तरह से अन्याय का धर्म अपना रहा है। तो ये सब आपस में ऐसे देखने को मिलेगा, क्यों? क्योंकि हम लोग धर्म के आधार पे एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। इसी के कारण हम सभी को एक तरह से सहिष्णुता का पाठ नहीं पढ़ाया जा रहा है, और ये सहिष्णुता का पाठ हमारे नेता लोग नहीं एक तरह से देखे जाए तो पढ़ाने देते हैं, क्योंकि नेता को वोट बैंक है, उनको वोट से मतलब है। वो देखते हैं कि किसी तरह से हमारी एक तरह से सरकार बननी चाहिए, हमारी गद्दी होनी चाहिए, और आपस में देश को इसी तरह से हम मतलब कि हिंदू मुस्लिम भड़काते रहे और अपना काम चलाते रहे। ये सब वोट का एक तरह से राजनीति है। सामाजिक कारण, अब समाज में भी देख रहे हैं वैर भाव कैसे एक जाति दूसरे जाति से, एक वर्ग दूसरे वर्ग से युद्ध करने पे तुल जाता है। आप आए दिन समझ रहे होंगे बिहार जैसे और यूपी जैसे राज्यों में जो जाति है, जाति को लेकर बहुत सारे ऐसे जाति हैं जो आपस में एक दूसरे से वैर भाव हमेशा रखते हैं। यादव फैमिली को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप देख लीजिए जो भी एक तरह से निम्न वर्गीय कास्ट है, सभी आपस में युद्ध करने पे तुले रहते हैं, जो कि बहुत ही गंदा आदत है। ऐसी हम सभी को कोई को एक तरह से ऐसी स्थिति नहीं लानी चाहिए। इससे हमारा और अन्य लोगों का बहुत हानि होता है, क्षति होता है, जिससे देश के विकास में हम लोग बाधक बनते हैं। आगे देखिए, फिर यही सब बात है, और यही एक तरह से देखा जाए तो देश का विभाजन का भी जड़ बनता है। पाकिस्तान और भारत का विभाजन इसी आधार पे हुआ था, धर्म के आधार पे। वो लोग कह रहे थे कि हम लोग यहाँ पे बहुसंख्यक में मुस्लिम परिवार है, तो हम लोग को एक अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। तो उससे पाकिस्तान बना, और हम लोग को यहाँ पे देखा गया कि हिंदू बहुल है, तो यहाँ पे हिंदुस्तान बना। तो ऐसी ऐसी समस्या, छोटी समस्या है लेकिन आपको एक तरह से देश विभाजन कर देती है, तो इसको कम नहीं समझना चाहिए। आगे देखिए, इस भेदभाव की भावना का प्रचार खासकर नेता करते हैं, और ऐसी भेदभाव हम तो ऑलरेडी बता दिए कि नेता लोग करते हैं, क्योंकि उनको जीतने से मतलब है। अपनी राजनीति में एक तरह से देखा जाए तो अपना दबदबा बढ़ाने से मतलब रहता है कि हमारा दबदबा कायम रहे और हमारी जीत हमेशा होती रहे। यही सब कारण वो लोग ही ऐसा मतलब कि मुद्दा लेकर आते हैं, मुद्दा भड़काते हैं, और आपस में हम सभी को युद्ध करवाते रहते हैं। आगे देखिए, ताकि उनकी कुर्सी सुरक्षित रहे, वही बात बोले हैं। इसलिए ऐसे प्रचार को बलपूर्वक दूर किया जाना चाहिए तथा परोपकार के महत्व पर प्रकाश डालना चाहिए। और ऐसी जो स्थिति है जो मतलब कि नेता लोग भड़काते हैं, ऐसी स्थिति न आए, हम सभी को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और आपस में एक दूसरे को परोपकार यानी एक तरह से परस्य उपकार, दूसरे की भलाई के बारे में हमेशा सोचने की भावना उत्पन्न करनी चाहिए। जब तक हम लोग परोपकार नहीं करेंगे तब तक हमारा देश का उचित विकास नहीं होगा। इसीलिए एक श्लोक भी कहा गया मेरे दोस्त, अयम निज परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये श्लोक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस श्लोक की महत्ता आप तभी समझ सकते हैं जब आपके अंदर वैसी क्षमता होगी समझने लायक। अयम निज परो वेति मतलब ये ऐसे लोगों के बारे में ये श्लोक कहा गया है जो ये तुच्छ विचार रखते, सोचते हैं कि ये हमारा है, मतलब जो अपना और दूसरे का करते रहते हैं वे सब तुच्छ विचार वाले होते हैं। ये हमारा है, ये दूसरे का है, तो ये सब छोटे विचार वाले लोग सोचते हैं। लेकिन जिनका हृदय, जिनका विचार, जिनका मन उदार होता है, एक तरह से बड़ा होता है, उनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, पूरा वसुधा कहने का मतलब संसार ही क्या होता है, अपने सगे संबंधी के समान होता है। तो ये सब बातें यहाँ पे इस श्लोक में कही गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या बात है, हम सभी को यह संदेश देने का प्रयास किया गया है विश्व शांति में कि कभी भी आपस में आगे बढ़ने के लिए हम सभी को एक दूसरे के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के सहयोग से ही देश का विकास पॉसिबल है या किसी भी क्षेत्र का विकास पॉसिबल है। अतः हमें आपस में विकास के लिए मदद करने की बजाय कभी भी हिंसा का भाव नहीं लाना चाहिए। ये इसका मूल एक तरह से देखा जाए तो मतलब संदेश है। फिर मतलब कल इसके बाद जो छोटे छोटे बातें हैं वे कल हम अगले वीडियो में बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे अंधेरा छा गया है और अंधेरा से ज्यादा आप हमारे भावनाओं को समझ रहे होंगे, बातों को समझ रहे होंगे। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो
एंड ऑल्सो शेयर एमंग योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।